चलिए तो ठीक है, जिनका जो भी डाउट्स बताइए। तो क्या है वन, अरे भाई इतने डाउट है तुम्हारे, ठीक है। तो 1 2 3 4 सब डाउट है। चलो तो वन कह रहा है कि ओके कि पहला क्वेश्चन है Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 अप टू 1/n। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है s की पावर 2n। पहला ऑप्शन ये ना, s की पावर 2n जो है वो बोल रहा है कि s और n की जगह 2 की पावर n है, दिस इज मोर देन इक्वल टू n/2। तो इसका क्या मतलब है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/2 की पावर n। क्या ये n/2 से हमेशा ज्यादा होगा? तो इंडक्शन लगा लो। जैसे अगर n को मैं इसकी बात कर रहा हूं, n को अगर मैं 1 रखूं तो क्या ये दिस विल बी स्ट्रिक्टली मोर देन इक्वल टू n/2। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, तो n को 1 पुट करोगे तो 1/2 तक जाएगी, है ना। s 2n है ना, तो 2n है तो n को 1 रखने पे s 2n का मतलब है, हाँ n की जगह 2n रखा है तो 0 से स्टार्ट वैसे तो कर लेगा ये, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 जो कि मोर देन 1/2। n बराबर 2 रखेंगे तो 1 2 रखने का मतलब ये कहां तक जाएगा, ध्यान रखना s4 तक जाएगा। n को 2 रखने s4 तक, तो 1 1/2 1/3 1/4, ये ज्यादा होगा 2/2 1 से, यस। तो हमेशा देख लो हो जाएगा, इंडक्शन से प्रूव कर सकते हो तो दिख जाएगा हाँ। तो ये n/2 से ज्यादा रहेगा। कुछ इक्वलिटी लगा सकते हैं हम लोग। इसकी वजह ये है, अगर तुम सम करो 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1 प्लस 1/2 अप टू 2 की पावर n तक का, तो a 1 माइनस r की पावर n अपन 1 माइनस r 2 टाइम समथिंग आएगा। ओके 1 माइनस दिस, हाँ तो उससे शायद आ जाएगा, प्रूव कर सकते हो। मतलब ये 1/2 n टाइम है और ये क्या है 1/2 2n टाइम है। मतलब इसको अगर देखो यहाँ से तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 n टाइम है, और यहाँ पे 1 1/2 1/3 ऐसे करके कितने टर्म्स में 2 की पावर n टर्म्स है टोटल, इस तरह से है। तो इंडक्शन से मान लो k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए चेक कर लो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आ जाएगा। दूसरा जो है सो सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे पास कि f r से r में ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और f0 f1 और f'1 नहीं f'0 ये 0 है, f0 f1 f'0 0 है। यहां से जो fx बनेगा वो बनेगा x² x माइनस 1। चेक करो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। देखो सो f0 f'0 दोनों 0 होना चाहिए है, f1 0 होना चाहिए होगा, ठीक है। अब उसमें चेक करके देख लो आप। सो ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब दिस इज वन ऑफ द फंक्शन, एग्जांपल है, तो ये बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड कर देगा। तो f' ये 0 फंक्शन नहीं, f'0 फंक्शन तो नहीं होगा इसका, तो ये गलत है। f'0 0 होगा, डबल डैश निकालो और 0 पे इनपुट करो, 0 नहीं आएगा, चेक करो। f'(x) निकालो, 0 पुट करो, ये नॉन 0 आएगा, तो ये भी गलत है। a गलत, b गलत, d के f' नेवर वेनिसेस, नहीं f' कहीं तो 0 होगा, चेक करो। f' जो आएगी क्योंकि थर्ड डिग्री का है ना, तो जब डबल डेरिवेटिव करोगे लीनियर फंक्शन आएगी, तो कहीं ना कहीं तो 0 होगी वो, ये है, तो ये भी गलत है, ये सही है। f'0 फ्रॉम x, यस, तुम करो शायद हाफ या कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन का हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि fx है 1 by mod x जब mod x मोर देन इक्वल टू 1 है,
और fx वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फोर्थ कह रहा है कि R एक रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है 4x4 मैट्रिक्स का, और लेट द थर्ड कॉलम ऑफ R बी दिस। अच्छा, तो रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म है 4x4 का, और तीसरा कॉलम है इसका 0 1 0 0। फाइन, R be the row reduced echelon form of this, and the तीसरा कॉलम ये है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पे क्या बोल रहा है आपको ये कि ये सॉल्यूशन है इसका, तो ये जी नहीं होगा, यहाँ गामा होगा। पहली बार मुझे लग रहा है जो गामा होगा, गलती से जी लिखा है, तो ये गामा है। और B बिलोंग्स टू R4 होगा ये, तो यहाँ बॉक्स दिख रहा है, उस टेस्ट में देख लो क्या दिख रहा है आपको। तो R4, तो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B बराबर रैंक ऑफ R ऑगमेंटेड B। तो देखो ये तो हम A को ही ट्रांसफॉर्म किया गया R में, है ना, तो A को ही ट्रांसफॉर्म किया गया R में। और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म क्या था कि जो जीरो रो होंगे वो बॉटम पे होंगे। तीसरा कॉलम ये क्यों है? तीसरा कॉलम ये होने का मतलब है जो पाइवट होगा इसके ऊपर ही होगा। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा 0 0, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है। मतलब एग्जांपल बनाना चाह रहा हूं, 4 है ना, सो ऐसा हो सकता है कि एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है। 5x5 ले लिया। अच्छा, मैंने 5+5 नहीं, मतलब यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया, नहीं तो ये एक एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ ठीक था, ये एक्स्ट्रा ले लिया। ऐसा हो सकता है, या 1 यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं तो 1 यहाँ हो सकता है, इस तरह से है। यहाँ नहीं, अगर 0 हो जाएगा तो 1 यहाँ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह केस हो सकते हैं। मतलब यही दो केस हैं, या तो 1 यहाँ है या 1 यहाँ है, यही दो केस बनेंगे। अच्छा, ये हो सकता है कि तुम अगर उसको दोनों को 0 ले लो, तब भी एक केस हो सकता है कि दोनों 0 है, क्योंकि सर कुछ रैंक फिक्स नहीं किया ना। तो रैंक फिक्स नहीं किया है, कुछ भी है, चलो इसको रहने दो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा 0 सॉल्यूशन है Ax बराबर 0 का। तो एटलीस्ट देखो, ये अभी अगर मैं R इसको मान लूं, तो यहाँ से तो एक ये सुटेबल एग्जांपल है ना हमारा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो बात यहाँ पे कुछ भी होगा, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको तो मल्टीप्लाई करते हो अल्फा बीटा गामा 0 बराबर 0, तो ऑब्वियसली जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा, है ना, इससे, तो गामा 0 आ जाएगा। ये P तो ट्रू स्टेटमेंट है, चेक करो, क्योंकि ये 0 ही होना है। पाइवट या तो कहीं नहीं आएगा, या यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। 3 पॉसिबिलिटी अभी तक तो हो सकती है कि, ठीक है ना, या तो 1 यहाँ हो सकता है, या ये 0 ये 1 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। किसी भी केस में जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो गामा 0 ही आएगा, ठीक है, देख लो। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, गामा की वैल्यू 0 ही आनी है, तो यहाँ से गामा 0 आ जाएगा। फॉर B बिलोंग्स टू R4, रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B और रैंक ऑफ R ऑगमेंटेड B, A ऑगमेंटेड B बराबर R ऑगमेंटेड B। तो अब मतलब रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में रैंक चेंज तो होता नहीं है, नहीं होता ना। जो रैंक A का होगा वही रैंक R का भी होगा, हाँ। और गिवन B है, मतलब ऑगमेंटेड B है, तो ऑगमेंटेड B है तो B क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मतलब B भी ट्रू है। अच्छा, क्या बोला, दोनों फॉल्स बोला है, ये तो गलत कर रखा है ना। तीसरा कॉलम हमारे पास ये है 0 1 0 0, तीसरा कॉलम है। तो बाद में जब मल्टीप्लाई की गामा तो 0 ही आएगा, मुझे लग रहा है ये, अब इसमें चेंज तो आना ही नहीं है। अगर तुम a x बराबर
जीरो को सॉल्व कर रहे हो तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा आर एक्स बराबर जीरो ही रहेगा, इस पे ऑपरेशन लगाओ क्या ही चेंज होना है, तो ये आर बन गया जीरो, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला तो मुझे पी तो ट्रू लग रहा है मुझे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है आर एक्स बराबर जीरो का, तो इसमें सिंपल क्या है हमारे पास कि दूसरा जो है ना आर मतलब ए ऑगमेंटेड बी और आर ऑगमेंटेड बी, तो बी में क्या चेंज आएगा, बी तुम सिंप्लीफाई करोगे तो जो लोग सॉल्व कर रहे हो तो बी को चेंज करते हैं ना, तो रैंक में कोई चेंज आएगा, नहीं, बी भी ट्रू है ना, मुझे मेरे साथ दोनों ट्रू होना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है, तो ट्रू दोनों रहेगा, क्योंकि क्या ही इफेक्ट करेगा वो, है ना, या इसके एग्जांपल बना के देख लो, पहला तो ऐसा ही जरूरी है, यहाँ बोथ ट्रू होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर मैं जैसे एग्जांपल ले भी लेता हूँ कुछ ऐसा कि जैसे मान लो 1 1 1 1 है, बी कुछ भी ले लो क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और इसका ऑगमेंटेड फॉर्म लिखोगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा, मतलब ये ए है तुम्हारा और ये आर है, अभी मैं 2x2 में काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे वो बता रखा है वहां पे, ओ एक मिनट मुझे तो अब ये बता रखा है ना, वो बता रखा है क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, तो मुझे ये बता रखा है, तो मैं अगर एक मैट्रिक्स लेके काम कर दूं फॉर एग्जांपल जो लिया था मैंने यहाँ पे, इसी पे काम करता हूँ, इसी पे काम करता हूँ, ठीक है, तो जैसे दिस ऑगमेंटेड बी ले लेता हूं मैं, लेट्स से सो यहाँ अगर मान लो मेरा 1 यहाँ आता है एग्जांपल के लिए, तो इस तरह से ए ऑगमेंटेड बी और आर ऑगमेंटेड बी, सर जो भी मैट्रिक्स हो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो भी तो रैंक सेम ही आएगा ना, ए का रैंक, ए और आर का रैंक सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ आर, ये तो हमेशा सेम है, वो थ्योरम ही है, इसीलिए हम लोग रो रिड्यूस कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट करके ए का रैंक निकालते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमें अभी यहाँ पे इन्होंने ऐसा पूछा है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ आर ऑगमेंटेड बी, है ना, हमसे ये पूछा है जैसे, सो ए ऑगमेंटेड बी और आर ऑगमेंटेड बी, ये चीज है, तो b यहाँ कॉमन है, देखो a तो r में चेंज हो गया, b कॉमन है, तो ये देखना b कॉमन रहने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ये चीज है कि b कॉमन है हमारा, तो जैसे r ऑगमेंटेड b में क्या है कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम्स, तो जैसे अगर हम इसका रैंक तो 2 है, एक कॉलम क्या कर सकता है, मैक्सिमम एक रैंक को इंप्रूव कर सकता है, ये है मतलब इसमें जो r ऑगमेंटेड b है, तो जैसे अभी अगर मैं 0 0 ले लूं तो अभी इसका रैंक कितना है, जस्ट 1 है ना, अगर मैं इसको 0 0 लेता हूं एग्जांपल के लिए, मतलब इसका रैंक अभी 1 है, अब ये तुम अगर a ऑगमेंटेड b लिख लो तो क्या होगा उसमें, उसका रैंक जैसे मैं b 1 2 3 4 ले लूं, मान लो ऐसा ले लूं b 1 2 3 4, जैसे मैं कर रहा था 0 0 0 0, इस तरह से है, और b अगर ले लेता हूं मैं अभी 1 2 3 4, इसका रैंक कितना है, ये r ऑगमेंटेड b है, तो इसका रैंक कितना आएगा, बोलो तो बताओ इसका रैंक, तो देखा तुम लोगों को रैंक क्या होगा इसका, अरे लिनियरली इंडिपेंडेंट रो या लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम काउंट करने हैं, सो कितने रो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये 1 ना, इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, इसको नहीं बना सकता क्योंकि इसको जब बना रहा होगा तो इसको ही बना सकता है ये रैंक 1, क्योंकि अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूं इसको भी 0 बना, सबको 0 बना देगा, तो रैंक मैक्सिमम 2 हो जाएगी, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा इस केस में, वो है, और ए ऑगमेंटेड बी जब लिख रहे होंगे तभी क्या ही होगा, ठीक है, बी भी ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही में रहेगा।
तो पी क्यू यहाँ आंसर चेंज करना पड़ेगा, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू जैसा लग रहा है, ठीक है, तो इसमें चेंज की जरूरत है। 6th क्वेश्चन जो है, 6th, ये आपका x रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ है 1/2 बीटा e की पावर माइनस मॉड x माइनस बीटा अपॉन बीटा, मतलब ये डबल एक्सपोनेंशियल है। सर और ये भी हो जाएगा, तो जस्ट मॉड x माइनस तो इजी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है। चलो सो नेक्स्ट जो है, क्योंकि दोबारा जब सॉल्व करोगे ना, कई बार क्या टेस्ट के दौरान हमें जल्दीबाजी में या घबराहट में या प्रेशर की वजह से नहीं होता है, लेकिन बाद में वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। और यही वजह है, देखो जैसे मुझे कई बच्चा पूछता है कि सर गेट का एग्जाम इतना मुश्किल है क्या, मेरे पिछले बार 53 मार्क्स आए गेट एग्जाम में, 3rd रैंक था, लेकिन वही पेपर तुम मुझसे अब करवा लो, मैं पूरा कर दूंगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन नहीं होंगे अभी भी, चलो 1-2 छोड़ दो, अदरवाइज मैं 90 प्लस मार्क्स का घर पे कर दूंगा। लेकिन एग्जाम में कितने मार्क्स आए मेरे? 53, गेट 2023 के एग्जाम में। तो ये वही होता है कि एग्जाम में थोड़े प्रेशर रहता है, वो रहता है, बाद में वही क्वेश्चन बहुत सारे करोगे, हो जाएगा, उसमें क्लिक नहीं करता या टाइम कम है, चूंकि 3 घंटे बाउंड है तो आप नहीं कर पाओगे, वैसा है। तो इस चीज में मॉक टेस्ट हेल्प करता है। तो बाद में इसमें अगर बच्चों का एक बार फिर से सॉल्व कर दो कि एग्जाम के दौरान हो सकता ना कर पाओ, लेकिन बाद में करोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे फिर, ये है क्योंकि वहाँ टाइम बाउंड है, प्रेशर है, वो रहता है, मतलब एग्जाम के बहुत सारी चीजें हैं ना, वो इफेक्ट करती है। सपोज x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड y 7 था। अच्छा ये तो हो 8th 7th है ना, 7th 8th नहीं है। 7 कह रहा है कि आपके पास, ये तो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हाँ तो उसका वेरिएंस तो ए ऑप्शन होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर। अच्छा ये गलत कर रखा होगा, इसका सॉल्व होना है xm इज जस्ट कोई कांस्टेंट है, तो इसमें xm जो इसने लिखा है ना, xm इज अ कांस्टेंट, अल्फा फॉर एग्जांपल k की पावर अल्फा ले लो एंड x की पावर अल्फा प्लस 1 इस तरीके से ले लो, तो ये xm जो नंबर है दिस इज जस्ट अल्फा, तो यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू k ऐसा समझो, तो xm इज जस्ट अ नंबर, फिक्स नंबर है, जैसे हम लोग है ना ये z अल्फा कई बार लिखते हैं, z अल्फा इज अ फिक्स नंबर कांस्टेंट, z रैंडम वेरिएबल है ना, तो इस तरह से। सो यहाँ पे ये आपका पीडीएफ है, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना आसान है ना, तो यहाँ वेरिएंस निकाला जा सकता है, तो अगर आप वेरिएंस आपने फाइंड किया, अगर ये आ रहा है ठीक है, गलत लगा रखा हो, है ना, मतलब वेरिएंस निकालना मुश्किल तो नहीं है इसमें। हम लोग क्या करेंगे, ex निकालेंगे, ex स्क्वायर निकालेंगे और इन दोनों के हेल्प से वेरिएंस ऑफ x निकाल लेंगे, तो आ तो जाएगा। पैरेटो का तो डायरेक्ट फार्मूला है। हाँ डायरेक्ट फार्मूला भी है पैरेटो का, हाँ उसमें देख लो, तो अगर ये है तो, हालांकि सिलेबस में पैरेटो का नाम नहीं है आपके सिलेबस में, जैम के सिलेबस में, तो ये है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर a आ रहा है, बाकी लोग भी देख लेना, तो अगर a आ रहा है आपका, तो जैसे ये कहना चाह रहा है कि वेरिएंस जो आएगा, मैं k के टर्म में लिख देता हूँ, तो वेरिएंस जो आएगा k स्क्वायर टाइम अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 स्क्वायर अल्फा माइनस 2, क्या ये आएगा? सो जस्ट कैलकुलेट करने की बात है ना। हाँ तो ये जो है पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, नहीं पीडीएफ में ये होता है x की पावर क्या रहता है, अल्फा प्लस 1, देखो ये है एक्चुअली जो पीडीएफ है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इनको, ये x की पावर में अल्फा प्लस 1 है, पावर में है अल्फा प्लस 1। अच्छा ये अगर लिखा दिया पीडीएफ ही नहीं होगा, तुम चेक करके देखो ये पीडीएफ बनेगा, इंटीग्रेट करो उससे पीडीएफ ही बनेगा, ये एक्चुअली ऐसा है, x की पावर में अल्फा प्लस 1 है, तो इसलिए इन्होंने ये लगाए होंगे, क्योंकि ये प्लस 1 हो गया तो उसके इसमें आंसर आया नहीं होगा, तो यहाँ पावर में प्लस 1 होगा और उससे आएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल है, तो इसका जो वेरिएंस आता है, हाँ सो ये k स्क्वायर अल्फा दिस, ये करेक्ट होगा, है ना, यहाँ पे करेक्शन है, पावर में x की पावर अल्फा प्लस 1 है, और यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसमें फिर करेक्ट हो जाएगा, ये है। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा करेक्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा और पावर में अल्फा होगा। नेक्स्ट कौन सा है, 12,
12। सो 12 करा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो इसका आपको सर ये हो गया था, लेकिन 0 पर कन्वर्जन नहीं आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट पर कन्वर्जन नहीं आ रहा। अच्छा, x को 0 रख देंगे तो बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 5 माइनस 1/4 अपॉन दिस। तो x बराबर 0 रखने पे आपका ये सीरीज ये बन रही है ना, 1/2 माइनस 1² अपॉन 2 into 3 प्लस 1³ अपॉन 3 into 5 माइनस 1/4 अपॉन 4 into 5 सो ऑन। तो मतलब इसको अगर मैं ऊपर 1 ही था एक्चुअली, इसका मतलब यही हुआ ना। तो क्या चल रहा है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चल रहा है। तो ये कुछ ऐसा है समेशन -1 की पावर n प्लस 1 है ना, और 1/n into n प्लस 1, यही तो है। देखो चेक करो, x को 0 रखने पे ये वाली चीज यही बनेगी, और इसको शॉर्ट में ये लिख सकता हूं मैं। देखो n को 1 रखने पे 1 into 2, 2 रखने पे 2 into 3, 3 रखने पे 3 into 4, एक मिनट 3 into 5 है यहाँ पे, लेकिन नहीं यहाँ पे फिर मिस्टेक है एक्चुअली। 1 2 2 3 3 4 4 5 3 5 4 5 किया है, इतना एरर है इसमें। 1 2 2 3 3 5 है, 3 4 4 5 ये बनेगा एक्चुअली, ये वाला सीरीज है 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या होगा, कन्वर्जेंट है कि नहीं? हाँ सर। सर लेकिन आप अगर हम लोग वो ब्रेक करते हैं कि वो जो 1/2 into 3 है, तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 minus 1/2। हाँ फिर भी वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो आप इसको लिख सकते हो 1 minus 1/2, माइनस में है 1/2 minus 1/3, यही कह रहा है ना आप, ये माइनस में है ना, तो उससे कुछ, फिर प्लस में 1/3 minus 1/4, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऑल्टरनेट साइन है। सर कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ तो इसीलिए कन्वर्जेंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट दिख रहा है ना हमें, जो लेबनिज रूल ऑफ है ना, तो उससे दिखता है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये कन्वर्जेंट है लेबनिज रूल से। ये चीज है, तभी कन्वर्जेंट है। अगर प्लस में होता तभी कन्वर्जेंट होता, अगर ये नहीं होता तब भी कन्वर्जेंट है तभी कन्वर्जेंट है, मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो 0 पे ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देख लेना करेक्शन, ठीक है। 2 2 3, ये 3 4 है, फिर 4 5 है, ऐसे चल रहा है। या 2 का मतलब 1 into 2, अगला 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे अगला कौन सा है 13। सो 13 जो है 13 ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि r² से r डिफाइंड है, 13 भी हो गया। हो गया ओके। सो 13 के बाद हो गया 15 14 15, हाँ ये है इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन cos x प्लस वाई e की पावर y माइनस एक्स dy dx y बराबर 1 प्लस एक्स टू 1 एंड x बराबर -1 to 0, ये है ओके। एक्चुअली चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, देखो हिंट दिख रहा है ना, तो हिंट में मुझे दिख रहा है कि u हमें अज्यूम करना है x प्लस वाई ऑप्शन देख के, और v हमें अज्यूम करना है y माइनस एक्स, v हमें लेना है y माइनस एक्स, u है x प्लस वाई एंड v है y माइनस एक्स। तो u is x plus y and v is y minus x। तो चेंज ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे तो जैकोबियन क्या आएगा, चेक करो। तो चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओगे तो जैसे cos u e की पावर v du dv, और यहाँ मॉड जैकोबियन रहेगा। चेक करो जैकोबियन क्या आएगा इसका, जब फाइंड करोगे दोनों को ऐड कर दो
तो ऐड कर दोगे आप, ठीक है ना, देखो इसको ऐड कर लोगे तो एक्स एक्स कैंसिल, 2y बराबर दिस, तो y बराबर u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू, एंड ऐसे ही u माइनस वी बाई टू आ जाएगा x। क्या आता है जैकोबियन निकाल के देखो भाई, तुम लोग बताओ क्या आएगा। 1/2 ऐसा कुछ आएगा, 1/2 माइनस 1/2, तो 1/4 माइनस 1/4, मतलब माइनस 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ जैकोबियन 1/2 आ जाएगा, जैकोबियन की वैल्यू चेक कर लो, ये 1/2 आ जाएगी। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन, तो 1/2 बाहर तो लिख रखा है, बस लिमिट का चक्कर है, तो 1/2 ही लिख रखा है, ये लिमिट लिखने में गलती किया होगा। सो 1/2 dv du या du dv मर्जी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको लिमिट है ना, वो करना है, लिमिट डिसाइड करना है। तो यहाँ रेंज लिखने में ना, यहाँ इन्होंने कुछ घपला किया है देखो, क्योंकि अगर ग्राफ बनाओगे इसका जो रेंज इन्होंने दिया है, तो यहाँ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और वहां है y बराबर 1, है ना, x बराबर -1 से 0। क्या बनेगी लिमिट, तो जो अभी क्वेश्चन लिखा है उसमें एक्चुअली लिमिट जो है 1 प्लस एक्स, मतलब y की जो लिमिट है, सो जो y की लिमिट है वो 1 प्लस एक्स टू 1 है, और जो x की लिमिट है वो -1 से 0 है। तो क्या लिखना चाह रहा है ये, लेकिन होना ही चाहिए इसका 1 प्लस एक्स टे 2 प्लस एक्स, ऐसा कुछ होता। सो बताओ यार वेरिएबल क्या बनेगी, मैं क्वेश्चन सही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इंटरवल देखो क्या होगा, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे y बराबर x प्लस 1, सो y बराबर x प्लस 1, तो x को 0 y 1 एंड y को 0 x माइनस 1, ये होगा। तो इस तरह से ग्राफ है, और y बराबर 1 का क्या मतलब है, तो y तो यही 1 है ना, तो y बराबर 1 और x की वैल्यू -1, यही तो -1 है, -1 से 0। सो ये रीजन है आपका, देख लो। सो अभी जो रीजन है ये है, ये ओरिजिन था, मतलब ये ओरिजिन है और यहाँ -1 है। सो दिस इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 0 में है, y 1 प्लस x से 1 में है, तो y बराबर 1 प्लस x से 1 में है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको उस फॉर्म में, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ y, यहाँ से अगर निकालोगे y की वैल्यू क्या बनेगी, देखो व्हेन यू टेक वैल्यू ऑफ y हियर, कुछ बताया था, u प्लस v बाई 2, और x जो है वो u माइनस वी बाई टू है, यही ना, x जो है वो u माइनस वी बाई टू है, सो u माइनस v, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लो वैल्यू, अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूं तो क्या बनेगी लिमिट, x की जगह अगर तुम रख दोगे तो u माइनस वी की वैल्यू -2 से 0 आ जाएगी। हाँ तो मतलब लिमिट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नो ऑफ दीज है ना, देखो लिमिट ऐसा कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना। यहाँ अगर जैसे तुम्हारे पास ये लाइन है, y एक्सिस है x बराबर 0, और ये है y बराबर 0, ये x एक्सिस जो है ये y बराबर 0 है, और ये x प्लस है ना y माइनस एक्स बराबर 1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी आपको, इसके करस्पॉन्डिंग
माइनस एक्स क्या था? सर y 1 plus x to 1 है ना? हाँ, y 1 plus x to 1 है। अच्छा एक मिनट, तो मैंने कौन सा रीजन लिया? ऊपर वाला रीजन आएगा। एक मिनट, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ मैंने गलत लिखा है। यहाँ y बराबर 1 plus x, दिस इज द लाइन, एंड y बराबर 1, तो y बराबर 1 कौन सी लाइन है? ये है ना। अच्छा, y बराबर 1 और y बराबर दिस, अच्छा ये वाला रीजन होता, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग चेक करो क्या होगा। तो लिमिट मैच नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मतलब ये ठीक है, नॉन ऑफ दिस आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट निकालोगे ना, लिमिट मैच नहीं करेगी। ये जो लिमिट है आपका, ये x है, ये y है, तो मैं हालांकि इसके हिसाब से कर रहा था। तो y की जगह y की वैल्यू रख दो, x की जगह x की वैल्यू रख दो, वहां से आपको रेंज दिख जाएगी। जैसे x के प्लेस पे यहाँ रख दो u माइनस वी बाई टू, तो वहां से एक रेंज आ जाएगा u v में, और y के प्लेस पे रखो u प्लस वी बाई टू, तो मतलब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ये क्या है? y माइनस एक्स 1 है, मतलब v बराबर 1 है, तो v बराबर 1, ठीक है। और v स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो ये जो लाइन है, ये y एक्सिस मतलब x बराबर 0, और ये y बराबर 1, तो y बराबर 1 का मतलब क्या? u प्लस v बराबर 2। अच्छा, इसका बाउंड्री ये है, और x बराबर 0 का क्या मतलब? u इज इक्वल टू v, ओके, एंड इधर बाउंड्री है v बराबर 1। इस तरह से ये बाउंड्री है इसकी, ठीक है। तो उसका अगर ग्राफ बनाओगे uv में, u और v में ग्राफ बनाओ, तो v बराबर 1, u बराबर v, एंड u प्लस v 2 है, तो v को 1 रखो तो क्या u 1 हो जाएगा। तो u प्लस v 2 का लाइन का मतलब क्या हो गया? यहाँ से बाउंड्री आएगी 2 पे, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये 1,1 है, इस तरह से कुछ होगा। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो, यहाँ से आपके पास था u इज इक्वल टू वी है, और ये है u बराबर v माइनस टू, ये वाला डिसीजन ले सकते हैं, और v बराबर 1 है, तो v बराबर 0 होगा। ओरिजिन पे वो है, हाँ। लिख के देखो ना, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ y की जगह तुम रख दो u प्लस वी अपॉन टू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से एक रीजन दिखेगा तुम्हें, u प्लस वी अपॉन टू। एक्स की जगह रख दो, यहाँ से x के प्लेस पे क्या है? 1 प्लस एक्स था ना, x क्या है? u माइनस वी अपॉन टू, यही है। सो यहाँ से अब ये तुम्हें देखना है क्या आएगा। यहाँ x के प्लेस पे क्या है? तुम x के प्लेस पे रखो u माइनस वी अपॉन टू, मोर देन माइनस 1, लेस देन 0 था ना, ये है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या रीजन मिल रहा है? तो u माइनस वी माइनस 2 से 0, वैसे वहां से सॉल्व करो क्या मिलेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक इंटरवल आएगी, यहाँ तुम्हें देखना है। बट एग्जैक्टली लिमिट किसी से मैच नहीं करेगा, इसीलिए नॉट दिस आंसर। देख लो, लिमिट किसी से मैच नहीं करेगा, वैसा लिमिट नहीं होगा कि माइनस यू से जैसे यही से तुम अगर इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें लिमिट? देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या मिलेगा? तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिलेगी u जो आएगी वो v माइनस 2 से 0 तक, ठीक है ना। तो u जो आएगी v माइनस 2 से 0 तक यहाँ पे।
है ना, यही कैलकुलेशन हो गया आएगा, नहीं v तक। इसको सही से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर v ऐड करो, तो v माइनस 2 से v हो गया ये लिमिट, u की लिमिट v माइनस 2 से v, यही तो है। सो ये v से v माइनस 2 ना, उस तरह से देख लो। और वहां से ऐसी लिमिट आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से भी कुछ वो आएगी इक्वेशन। बट ये एट द एंड ये है कि तुम्हारा लिमिट ना इसमें से किसी के साथ मैच नहीं करेगा, इसलिए प्रॉब्लम है। अदरवाइज जनरली क्या रहता है, यहाँ से था ना y बराबर 1 प्लस एक्स, तो ऐसा होता y बराबर 2 प्लस एक्स, तो इससे ये फायदा होता है कि y माइनस एक्स बराबर 1 to 2 हो जाता इस तरह से, और बाकी x प्लस वाई के टर्म में होता। तो ये लिमिट ऐसा लिखा है तो ये किसी के इक्वल नहीं बनेगा एक्चुअली, इसलिए गलत है, ठीक है, कुछ वैसे लिमिट नहीं आएगी। ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ठीक है ना, इसलिए वो गलत होगा। यहाँ से -1 से देख लो तुम लोग क्या कैलकुलेशन तुम्हारा हो रहा है ना, उसके हिसाब से। लिमिट का ही चक्कर है यार, तो थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तुम, देखो अगर कैलकुलेशन करके देखो इसमें क्या है, x की जगह तुम निकाले तो वैल्यू, x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये पुट करो, इक्वेशन निकालने की कोशिश करो। होता क्या है ना, हमें मैप बनाना पड़ता है कि जैसे xy में ग्राफ है, अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें uv में ग्राफ बनाना होता है इसके बाउंड्री के हिसाब से। जैसे हमारा अभी जो रीजन आया था तो उसमें बाउंड्री के हिसाब से तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ था ना -1, तो इसके जो बाउंड्रीज हैं इसके करस्पॉन्डिंग तुम यहाँ पे ग्राफ बनाओ। तो मुझे तो अभी कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा था ना, इस तरह ग्राफ मुझे तो ऐसा दिख रहा है, तो इसमें रीजन कौन सा ही देखना पड़ेगा या तो, है ना, तो ये बस तुम्हें रीजन देखना है क्या होगा और उसके हिसाब से लेकिन उसमें किसी मैच नहीं करेगी, जैसे नो ऑफ दीज है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, दोबारा ट्राई कर, दोबारा पूछना, मैं एक बार और सॉल्व कर दूंगा ट्राई करके, तुम लोग ट्राई करके आओ फिर पूछना। अगला क्या है मेरा डिफरेंट आ रहा है सर जी, ग्राफ डिफरेंट आ रहा है सर। कैसे, जैसे मैं ड्रॉ किया, जैसे आपका y क्या है, आपके क्वेश्चन में y, यहाँ पे y क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स से लेके 1 तक है ना, तो यहाँ अगर आप y को रख रहे हैं, y आपका क्या आया था, u प्लस v बाई 2, हाँ u प्लस v बाई 2, सो ये होगा 1 प्लस u माइनस v बाई 2, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो u प्लस v लेस देन 2, 2 प्लस u माइनस v। और क्या करना चाहोगे, यहाँ से कुछ एक्सप्लिसिटली आएगा, 2 घटा सकते हो या u माइनस कर दो, तो यहाँ से u माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस u मोर देन, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, u माइनस कर रहा हूँ, u माइनस कर रहा हूँ तो v की लिमिट आएगी, तो 2 माइनस, देखो u माइनस कर दो इसमें से, हाँ तो u माइनस कर दोगे इस इक्वेशन में, इस तरह से आ गया ना v बराबर, तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से v मोर देन v, इसका कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से आ गया v लेस देन 2 माइनस u, और यहाँ से 2 माइनस v लेस देन v का क्या मतलब है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2v लेस देन हाफ, तो v लेस देन 1/2, ये आया v लेस देन 2 माइनस u, v लेस देन हाफ, और तो v देखो ये लाइन है u प्लस v बराबर 2 की, ये कहना चाह रहा है जो v है वो लेस देन 2 माइनस u, इसके नीचे ग्राफ है, वैसे उल्टा भी कर सकते हो, तो ये ग्राफ इसके इधर आएगा, और v लेस देन हाफ है, तो v क्या है, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये u बराबर v था और यहाँ u प्लस v 2 है ना, तो सॉल्व करोगे तो v बराबर 1, u बराबर 1 आएगा, तो ये पॉइंट 1,1 है अभी uv में। और अगली दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी तुम्हारी, x की वैल्यू थी ना -1 से 0, तो x रखो, x क्या है तुम्हारा, x यहाँ है u माइनस v बाई 2, सो u माइनस v बाई 2 मोर देन -1 लेस देन 0, मल्टीप्लाई करो यहाँ से, सो यहाँ से क्या आएगी तुम्हारी लिमिट, देखो v की लिमिट क्या आएगी,
2 मल्टीप्लाई करो पहले, तो जब तुम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, सो इफ यू मल्टीप्लाई 2 तो u माइनस वी लेस देन 0 लेस देन -2, किसकी लिमिट चाहिए, u की, तो v सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो क्या करना है, v ऐड करना पड़ेगा उसके लिए, u की लिमिट चाहिए तो, अगर v की चाहिए तो चलो v का यहाँ से देखना अगर चाहो तो u कहाँ से कहाँ तक, वो देखना पड़ेगा u की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी। चलो अभी v लिखना है अगर, तो माइनस v की वैल्यू आ जाएगी माइनस u माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो u से 2 माइनस u, तो ये आई v की लिमिट, u से 2 माइनस u। ये कौन सा रीजन है, u बराबर दिस, यही तो है, ये वाला रीजन दिख रहा है, यहां से आएगा। तो ये क्या लिमिट तुम्हारा v का, u से 2 माइनस u, और यहां भी अगर तुम ठीक से देखो तो u लेस देन आ जाएगा 2 माइनस v, यहां से भी यही आ जाएगा, तो यहां भी जो आ रहा है, अच्छा v का लिखा ना, बात वही है, इससे भी लिखो तो यहां से भी वही आएगा। और यहां से भी तुम अगर लिखते इसको ठीक से लिखते तो u की वैल्यू यहां से आती v माइनस 2 से v तक, v की लिमिट, अच्छा v, u है ना, v माइनस 2 से v तक कैसे जाएगा v तक, and what is range of u and v, अच्छा यहाँ मेनली ये भी डिसाइड करना पड़ेगा u रेंज क्या है। तो xy जो तुम्हारा था कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, मतलब कहने का मतलब ये है, मेरा जो x था इस ग्राफ में, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, -1 से 0, और y जा रहा है 0 से 1, यही है ना। तो वैसे इसका रेंज देखते हैं, x -1 से 0, y 0 से 1, ऐड करोगे तो x प्लस वाई का रेंज 0 से 1 का होगा, मतलब ठीक है, और y माइनस एक्स, सो माइनस एक्स इज बिटवीन 0 and 1 and y is between 0 and 1, तो y minus x between 0 and 2, तो y minus x का रेंज 0 से 2 है, लेकिन तुम्हारा अपॉन, तो v कहीं ना कहीं 0 से 2 में जा सकता है, और u कहीं ना कहीं 0 से 1 में ही रहेगा, तो u 0 से 1 में रहेगा, v 0 से 2 तक हो सकता है, तो v आपका 0 से 2 हो सकता है। ये ग्राफ देखो कहाँ बना रहा हूँ, ग्राफ में यहाँ ना, तो ये क्या है, ये 0 से 2 में रह सकता है, और ये 1 तक ही जा सकता है v, u 0 से 2 में, ठीक है। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है इस तरह कुछ ग्राफ ये वाला रीजन आएगा, देखो ठीक से इस तरह से कुछ बनेगा, और इसमें रेंज ले लो, तो अगर मैं इसको लिखूं अगर फाइनली, तो यहाँ पे जो मैं ये अगर पहले लिखूं मैं, सो दिस इज लिमिट ऑफ, मैं किसका लिख रहा हूँ u, तो u बराबर v से u बराबर v माइनस 2, ये u की लिमिट हो गई v बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर मैं इंटीग्रल फाइनल लिखता हूँ तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि 1/2 e की पावर v cos u du dv, तो u अगर पहले लिख रहा हूँ मैं, तो u की लिमिट हो जाएगी, क्या लिखा था, u की लिमिट लिखा था ना मैंने, v से v माइनस 2, v से v माइनस 2, और u 0 से 1, मतलब v 0 से 1, ठीक है, ये बनेगी। अगर तुम उल्टा करना चाहो इसको, ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करो, तो ऑर्डर चेंज करोगे डबल इंटीग्रल बनेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, और नहीं तो अगर वैसा है तो u नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। देखो सब में क्या कर रखा है इन्होंने, u का लिमिट -1 से 1 में कर रखा है, लेकिन u तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, यहाँ देख लो तुम, तो वैसे ही ऑप्शन गलत है। तुम्हारा जो क्वेश्चन था उस ग्राफ में, यहाँ u 0 से 2 में होगा जैसा हमने डिसाइड किया, ये सॉरी क्या लिखा हूं मैं, v 0 से 2 में है ना, और u 0 से 1 में था, u 0 से 1 में था, एक मिनट, तो मैंने v का लिख दिया है। थोड़ा सा इसमें दोबारा कैलकुलेशन करके देखो, ठीक है ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा है बट दिख जाएगा यहाँ से क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि u भी कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ नेगेटिव लिमिट ले रखी है, मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम है। देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसके नेगेटिव हो सकती है, तुम सोचो खुद ही ग्राफ देख के, नेगेटिव नहीं हो सकती, सो इसलिए ये गलत ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी।
अगर सही आ भी गया तो उस तरह थोड़ा अगर तुम अगर कैलकुलेशन देख लो ठीक से तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो। बोलना अगर ट्राई करके दोबारा देखो एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा किसी से, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम किल नहीं करते, दोबारा ट्राई करके और फिर एक बार डिस्कस करते हैं। डाउट क्लास जल्दी चल ही रहा है तो हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 17, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट मैच नहीं करेगा। जो 17 है वो हमारे पास क्या होगा कि प्रिया फिलिप्स कॉइन n टाइम्स एंड बॉब फिलिप्स अनदर कॉइन n+1 टाइम। एक ने n टाइम टॉस किया, दूसरे ने n+1 टाइम्स, रिजल्टिंग इन इंडिपेंडेंट सर ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा। थ्योरम से ही हो जाएगा। उसके बाद है 17 और 23। 23 कह रहा है कि x जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है। एक्चुअली वहां भी ना गिवन है, वो टाइपिंग में फिर से प्रॉब्लम है। देखो x जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x मोर देन y, यही कह रहा है ना, और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई गिवन x मोर देन y, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। वहां बीच में गलती से प्लस आया है, ठीक है। देखो e ऑफ x गिवन x प्लस वाई प्लस e ऑफ x माइनस वाई गिवन x मोर देन y, ये होगा। देखो कर पाओगे ये? सो यहां से एक्चुअली कुछ और नहीं है। देखो एक्सपेक्टेशन x गिवन x मोर देन y प्लस ये y के टर्म में आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा e ऑफ x गिवन x मोर देन y माइनस e ऑफ स्मॉल y गिवन x मोर देन y। y कोई कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जस्ट y आ जाएगी, ये 2 टाइम एक्सपेक्टेशन x गिवन x मोर देन y माइनस जस्ट y आ जाएगा। अब तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा, या एक और काम कर सकते थे हम, इससे बेटर ये था कि x माइनस वाई मोर देन 0 कर लेते। तो यहाँ मैं इसको बेटर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, माइनस वाई प्लस वाई कर दूँ। एनीवे ये कैलकुलेट करना जानते हो, हाउ टू कैलकुलेट दिस? हाँ सर, सर y यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है? जी जी जी, y कोई कांस्टेंट ही होगा क्योंकि y कोई फिक्स नंबर है, y इज लाइक k c, जो हम ABCD यूज करते हैं ना, y उस तरह से है, तो वैसा ही है। y इज अ कांस्टेंट, y कोई फिक्स कांस्टेंट है, तो उससे आ जाएगा। बस वहां पे कंडीशनल है, ये प्लस की जगह कंडीशनल x गिवन y, यहाँ देखो कंडीशनल x गिवन y ये है। नेक्स्ट जो है 23 और 28, सो 28 ये बोल रहा है कि x1 x2 xn जो है रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म θ1 θ, ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा। सो x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म θ1 से θ2 है। पूछ रहा है um ue ऑफ θ1 एंड θ2, हां θ1 θ2 है वो। सो um u ऑफ θ1 एंड θ2, तो क्या इसका जो तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो जॉइंटली सफिशिएंट एंड कंप्लीट आएगा। वो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं करना है ना। अच्छा यहाँ पे तो वो एक्सपोनेंशियल फैमिली यूज नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट में पैरामीटर है ना, तो सपोर्ट में पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली यूज नहीं होगा, तो प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ जो डी आएगा ये थ्योरम है, एक्चुअली बुक में है ये मे भी मुझे लगता है एग्जाम्पल में मिल जाएगा तुम्हें। सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्रूव कर सकते हो तुम। अब तुम्हें क्या चेक करना है, कौन सा अनबायस्ड है, ये चेक नहीं कर लोगे अनबायस्ड, क्या दिक्कत है इसमें? ये देखना है कि अनबायस्ड कौन सा है, जो अनबायस्ड होगा वही, क्योंकि जो लेमन सफी यही तो कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन जो अनबायस्ड हो जाए। तो x1 xn का ही सारे ऑप्शंस हैं, तो बस आपको ये चेक करना है कौन सा अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड यूज कर लो। मतलब जस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ यूज होगा,
nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ यूज होगा, उससे आएगा। नहीं तो थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, हमें देखना है ना किसका वो होगा। देखो यहाँ थोड़ा आसान से भी देख, मान लो पहला ऑप्शन अगर मैं ट्राई करूँ कि जैसे x1 है ना, तो x1 माइनस दिस, सो हम लोग वैसे सोच सकते हैं ईच xi जो है यूनिफॉर्म θ1 θ2 है। सो जैसे xi माइनस θ1, तो ये जो हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 θ2 माइनस θ1। फिर यहाँ से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ से कुछ देखना पड़ेगा, या डायरेक्टली मीन, इसका मीन निकालो डायरेक्टली। तो उस तरीके से अगर सोचोगे कि xi माइनस θ1 अपॉन θ2 माइनस θ1, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म 0 1। इसका मीन निकाल सकते हो, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर लेकिन मुझे तो है ना वो चाहिए। अच्छा, तो यहाँ एक काम करो, यहाँ से एक काम करो, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस θ1 θ2 माइनस θ1, ये क्या हो जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड 1 कॉमा n, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस θ1 एंड θ2 माइनस θ1, दिस इज बीटा फर्स्ट काइंड n कॉमा 1। अब ये दो इक्वेशन है, क्या इससे आ नहीं जाएगा? हो तो गया। देखो यहाँ से क्या करना है आपको, यू हैव टू अप्लाई एक्सपेक्टेशन हेयर, तो इसका मीन कितना आएगा 1 बाई एन प्लस 1। यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो मीन कितनी आएगी n बाई एन प्लस 1। टू इक्वेशंस टू अननोन है, समहाउ तुम्हें क्या करना है, मतलब एक तरफ θ1 राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, ये हेल्प कर सकता है तुम्हें, देख लो उस तरीके से। मतलब हमें ये देखना है किसका मीन, या यहीं से निकाल लो डायरेक्टली, इसी को थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ करके देखो कौन सा बनेगा। इसका मीन ऑपरेट करो, इसका मीन ऑपरेट करो, समहाउ तुम्हें देखना इसका मीन आएगा θ1, इसका मीन आएगा θ2, तो हो जाएगा उससे। ट्राई करके देखो आ गया, नहीं तो देखो जो भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप दोबारा पूछो। जैसे मैंने बोला ट्राई करो, ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा पर दोबारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं। डाउट क्लास। तो ये 28 जी 27। अच्छा 27, ओके 27 जो था, आई थिंक ये थ्योरम है ये ना, ये इस तरह क्वेश्चन नेट में भी आए हैं। सो ये थ्योरम ये है कि v1 v2 v3 x1 x2 x3 be independent identically 0 1, then distribution of this is, so ये क्या बनाता है एक्चुअली, वहां पे जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये क्या बनाएगा, यहां से अगर हम लिखे हैं एक दिन ना उसने भेजे थे क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा था, अरे सर का फोन आया हुआ। ये था, अच्छा u1 u2 क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये आईडी नॉर्मल है, तो क्या होगा ओके। तो यूनिफॉर्म के लिए थ्योरम है कि हमारा वो बन जाएगा, यहाँ पे जो आएगा एक्चुअली काई स्क्वायर क्या बनाएगा, ये टी बनाने का क्या होता है नॉर्मल 0 1 अपॉन दिस। इसका ना कोई थ्योरम यूज होगा एक्चुअली, ये पहले भी मैंने शायद एक बार देखा है बट स्किप किया था तब। v1 v हाँ गुप्ता कपूर में है ना क्या, हाँ गुप्ता कपूर शायद ये दे रखा है
इसमें क्या बता रखा है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, गुप्ता कपूर का ही क्वेश्चन है ये। और देखो एक बार बताओ, हाँ आई थिंक ये ओके, किसी ने प्रूफ भेजा था, याद है मुझे, हाँ ग्रुप में किसी ने प्रूफ भेजे भी थे, गुप्ता कपूर में ये सॉल्व प्रॉब्लम है डायरेक्टली, तो आप इसका प्रूफ देख सकते हो, ग्रुप में 2-3 बार भेजा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, यस याद आया। तो गुप्ता कपूर में ये सॉल्व एग्जांपल है। कौन से चैप्टर में मिलेगा सर? हाँ ये जो सैम्पलिंग, हाँ जी चैप्टर वाले में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग में मिल जाएगा। देखिए सॉल्व एग्जांपल है, ये पहले भी डिस्कस किया हम लोगों से, तो ये सॉल्व एग्जांपल है गुप्ता कपूर में, उससे हो जाएगा। एक क्वेश्चन अभी मुझे ये मैं देख रहा था कि वहां पे ये थ्योरम है एक, कि ये है कि मान लीजिए x1, x2 नॉर्मल 0 1 है, आईआईडी है, एंड u1 u2 ये जो आपका यूनिफॉर्म 0 1 है, तो उस केस में तो यहाँ पे ये एक रिजल्ट है कि ये आईआईडी है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका x1 u1 x2 u2 अपॉन रूट अंडर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर ये नॉर्मल 0 1 आएगा। बड़ा फिर से इसको प्रूव करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे गुप्ता कपूर में इसको प्रूव किया होगा, आप वहां चेक कर सकते हैं, तो वैसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 1 आता है क्योंकि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो गया समहाउ। तो ये है, तो सर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं लेकिन कितना याद रखेंगे, तो यही है, कुछ एग्जाम में इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, फिर भी आप ट्राई करो अपने तरफ जितना कर सकते हो उतना करना ही है आपको। ठीक है, आगे जो है 28 के बाद आपका है 30। सो 30 जो है 30 कह रहा है कि x1 x2 xn be a sample from this, ओके पीडीएफ दे रखा है, तो b नोन है, तो बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, वो यहाँ पे क्यों दिख रहा है, एक्चुअली थीटा है उसमें, आप पे देखो थीटा दिखेगा, सो थीटा स्क्वायर बेस्ट अनबायस्ड, देखो बेस्ट का मतलब ये होता है कि ये समहाउ यूएम ही पूछना चाह रहा है कम्बिनोम वेरिएंस वाला, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है क्या कहना चाह रहा है, fx जो आपके पास है e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस थीटा तो x मोर देन थीटा लेस देन b, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ये दे रखा है आपको, जस्ट इंटीग्रेट कर लोगे तो आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट थीटा स्क्वायर का क्या होगा, तो यहां से आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, यूएम भी निकालो इसका थीटा स्क्वायर का, हालांकि ये वर्ड एग्जाम उसमें यूज नहीं है, जो बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर, बेस्ट का मतलब वही है कि जिसमें जितना कम वेरिएंस होगा वो उतना बेटर एस्टिमेटर है। सो थीटा स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पूछने का ये मतलब है यू एम भी यू ई ऑफ थीटा स्क्वायर, ट्राई करो इसको, तो यहाँ पे y इसने क्या लिया, व्हाट इज दिस y, हाँ सर वही प्रॉब्लम है y क्या लिया इसने, y तो नाम दिया ही नहीं, तो जहां से उठाया उसको y कुछ होगा, y एक्चुअली कंप्लीट, इसमें क्या आएगा, इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा यहाँ से, थीटा लेस देन ईच xi, सो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, b तो नोन है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, देखो तो ये y जो मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और ये जो फंक्शन है ये थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे आप, सो थीटा जितना बढ़ेगा है ना फंक्शन उतना इंक्रीज होगी, तो इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली इसका एमएलई भी है, मतलब एमएलई चलो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, या आपने बोलो मुझे अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर चाहिए तो यही आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो यही आएगा हमारे पास सफिशिएंट, तो ये y यहाँ पे ये होगा, अब इसके हेल्प से ट्राई करके देख लो हो जाएगा,
y जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये यहाँ यूज करना पड़ेगा। देन इसके टर्म्स में आप निकालो क्या आएगा, और ये t लिख रहा है इन टर्म्स ऑफ t, है ना। मतलब ये एस्टिमेटर बोल रहा है कि t बराबर ये होगा, दिस इज द UMUE। इन्फॉर्मेशन ना पूरा सफिशिएंट नहीं है यहाँ। t क्या कंसीडर करना है, तो t तुम्हारा एस्टिमेटर है, ठीक है, बट स्मॉल t इज व्हाट, द फंक्शन ऑफ t लिखा है। इसको स्किप करो ना, तो इन्फॉर्मेशन और t के बारे में सफिशिएंटली बताया नहीं क्या है। t व्हाट इज दिस t, t तो चलो एस्टिमेटर, लेकिन स्मॉल t के टर्म्स में लिख रहा है। सो लिखने की क्या जरूरत है इसको, जस्ट व्हाट इज, अगर हो सकता है t ये हो तो y क्या है फिर, अगर t फर्स्ट ऑर्डर स्टेप उस तरह से आएगा तो व्हाट इज y। तो इसमें कुछ अलग है ना, ये बेस्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर हमारे सिलेबस में इस तरह का वर्ड यूज किया नहीं है, अलग ना, जाम में कोई वर्ड ऐसा सिलेबस में है नहीं बेस्ड। वो बेस्ड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है ब्लू, लेकिन वो भी सिलेबस में नहीं है वैसा। तो इसको स्किप करो, ये गलत क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। बेस्ट एंड बायस्ड स्टूडेंट को यूएमवी नहीं बोल सकते। मतलब हालांकि यहाँ पे क्योंकि हमारे सिलेबस में UMVU ही है, तो उसका मतलब UMVU ही होगा। बेस्ट का मतलब वही है कि जो अनबायस्ड हो और जिसका वेरिएंस सबसे कम हो, तो UMV ही होगा यहाँ पे। हाँ, बेस्ट अनबायस्ड का मतलब यहाँ UMVU से ही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, जैसे y क्या है, t क्या है, इस तरह से कुछ बताया नहीं है, तभी तो चेक करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है इसमें। 30 के बाद क्या है 33। सो 33 कह रहा है कि हाँ, ये हम अभी सॉल्व कर रहे थे कुछ दिन पहले, है ना। तो यहाँ पे सर क्या है, ये मेरा a और c आ रहा है, यहाँ पर b। अच्छा यहाँ पे b दे रखा है, ओके। डिफरेंस क्या है पाई 0 से, ओके। सो i जो है हमारे पास कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx, और x से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 बाई रूट अंडर 2, यही ना। सो 0 है ना, x से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 से 1 बाई रूट 2। तो यहाँ y जो है मोर देन इक्वल टू 1 माइनस दिस, तो r cos थीटा, नहीं r, अब x को क्या लिखते हैं, r cos थीटा, y को r sin थीटा, है ना। तो r cos थीटा, r sin थीटा, और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो वैसे तो पता नहीं, चलो ग्राफ से देखते हैं ना, ग्राफ सर बना ग्राफ बनाने से। हाँ, ग्राफ बना के दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा। तो y बराबर x की ये लाइन है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, तो यहाँ से बना लेते हैं। तो ये आपका 1 है, ये 1 है, x बराबर 0 y एक्सिस, और ये आई थिंक रूट 2 आएगा, है ना, क्योंकि y बराबर x इसमें रखेंगे आप तो आ जाएगा ये 1 बाई रूट 2। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि सर्कल से लेके लाइन तक, सर्कल से लेके लाइन तक, और y का रेंज, सॉरी x का रेंज है 0 से 1 बाई रूट 2, तो x 0 से 1 बाई रूट 2, है ना। तो y बराबर x x से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर y का रेंज आप शायद उल्टा लिख दिए। नहीं देखो ठीक है, हाँ मैं उल्टा लिख, वही तो, हाँ मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पे, वहाँ ना x है, एक मिनट वही कहना उल्टा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन में, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया ना, तो अरे यार क्वेश्चन सही लिखा है x टू दिस, हाँ क्वेश्चन सही है, और मेरा y जो है x से स्टार्ट होगा और सर्कल तक जाएगा,
ठीक है। अब x से स्टार्ट होके सर्कल तक जाएगा तो y बराबर x से y बराबर सर्कल तक, ये है ना, देख लो। और ठीक है, तो फिर बी आंसर ठीक हो जाएगा। ये रीजन है y बराबर x से y बराबर सर्कल तक। y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू सर्कल, तो ये रीजन है x 0 से 1/√2 तो आ जाएगा उससे। तो उससे फिर चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है 33 के बाद 33 था ना, 35 कह रहा है कि x एक्सपोनेंशियल 1 है, ओके, x इज एक्सपोनेंशियल 1 और y है इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1। अच्छा, तो y जो है x प्लस 1 का इंटीग्रल पार्ट है, तो और y बराबर i प्लस 1 है, जब i से i, ठीक है। तो यहाँ पे तो x आपका मोर देन इक्वल टू 0 है, मोर देन 0 है, इनफैक्ट x प्लस 1 मोर देन 1 है, तो ठीक है। तो इसका जो सपोर्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो y का सपोर्ट जो है 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पूछ क्या रहा है, तो ये हमने सॉल्व किए हैं पहले ना इस तरह क्वेश्चन, वहाँ x के लिए किया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो एक्चुअली जो ये ऑप्शंस लिख रखा है, अगर ये बॉक्स x होता ना तब ये जाके ज्योमेट्रिक बनाता कुछ। देखो इसके लिए हमने सॉल्व किया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया, एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, गेट में भी आया है, नेट में भी आया है कि x अगर एक्सपोनेंशियल 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होगा। आज हमने डाउट क्लास में ये भी देखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसी क्वेश्चन में, कि एक्सपोनेंशियल 1 है तो तो यहां से क्या आया। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। प्रोबेबिलिटी x माइनस 4, ये क्या लिखना चाह रहा है, x मोर देन इक्वल टू 4 होगा, ऐसे कुछ। अच्छा, ये डी सी डी ऑप्शन में ही लिखने में गलती कर रहा है, लग रहा है ना, कि प्रोबेबिलिटी पूछने का क्या मतलब है, x प्रोबेबिलिटी x माइनस 4, ये क्या होता है। ये तो x लेस देन इक्वल टू 4 होगा, मोर देन इक्वल टू 4 होगा, ये समझ आता है। सर यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक क्यों नहीं फॉलो करेगा? x प्लस 1 का ज्योमेट्रिक आएगा, सपोर्ट चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो ट्रायल मॉडल फिर से होगा ना। अच्छा, ऐसा आता है, आप चेक करके देखो। सो यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k, अगर आप निकालेंगे तो y का रेंज क्या रहेगा, y k का मतलब क्या आता है बताइए, कि बॉक्स ऑफ, ये चेक करके देखना पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये चेक करके देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्या मतलब है कि x प्लस 1 की वैल्यू k से k प्लस 1 होगी, यही ना। सो एंड ये आ जाएगा। अब ये निकाल के देखिए क्या आता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 1 है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप e की पावर माइनस के जब कॉमन लेंगे तो बचेगा, ठीक है ना।
कितना, जब माइनस के आप कॉमन ले लिए तो ये माइनस में है, वो प्लस में है, e minus 1 -1 e -1, अच्छा चेक कर लो, e -1 आएगा, हाँ सर e -1 क्योंकि ये प्लस में e की पावर 1 हो जाएगा। ओके तो ये आ गया। अब इसको देखिए कैसे मैच करेंगे आप, क्या उस फॉर्म में आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये कैसे फिट होगा, तो जैसे हमें लिखना होगा p की पावर p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, x स्टार्ट विथ 1, या जो भी लिखना है। अगर ज्योमेट्रिक होगा तो ऐसा फॉर्म आना चाहिए, k फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देखिए ऐसे लिख पाएंगे। p क्या रखेंगे आप, हो जाएगा, देखो अब e की पावर -1 कॉमन लो तो 1 माइनस e की पावर क्या है, e कॉमन ले लीजिए आप, है ना। सो e कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, e कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर -1, इसमें से e कॉमन निकाल लिया तो e इधर आ गया, तो e की पावर आ जाएगा माइनस ऑफ k माइनस 1, चेक कीजिए, यही है ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको लिख रहा हूँ मैं e की पावर -1 की पावर k माइनस 1, 1 माइनस e की पावर -1, ऐसा बन रहा है ना। देखो किस फॉर्म का आ गया, q की पावर k माइनस 1 इंटू p, तो p 1 माइनस e की पावर माइनस, मतलब b वाला सही हो जाएगा, और b वाला सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो केसेस है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, मैंने कहा नंबर ऑफ फेलियर वाला, तो वहाँ वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये y बराबर अगर बॉक्स x होता है, सो दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक विथ p यहाँ होता है 1 माइनस e की पावर -1, और ये भी ज्योमेट्रिक आया है p, और यहाँ भी p वही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे ये जो केस आता है तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, और ये जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, उस तरह केस है। ओके ठीक है, तो प्रूव करके देना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब यहाँ तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये क्या है x माइनस 4 क्या मतलब है, और ये x क्यों आएगा, फिर या तो हटा देगा, ऐसा बोलेगा कि PMF PDF ऑफ x, है ना। तो ये सब टाइपिंग एरर है ना, ये सब हमारी गलती है, मतलब उसमें ठीक से चेक, पता नहीं कौन लोग चेक करते हैं ये आंख बंद करके। So the PDF of x given y more than, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, ये b वाला सही हो जाएगा, फिर b ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये सही गलत की गारंटी तब मिलेगी जब हमें यहाँ पे कुछ बता दे, जैसे ये -4 हटा दो, x गिवन ऐसा बोले PDF ऑफ x गिवन y मोर देन इक्वल टू 5, ऐसा पूछे तो समझ आए कि x गिवन y मोर देन 5, या x गिवन है ना, तो समझ आता है। तो ये पूछा क्या, ये समझ नहीं आ रहा। जब एक्सपेक्टेशन पूछ ले कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना, मान लो एक्सपेक्टेशन अगर होता है तो उस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 4 गिवन y मोर देन 5, तो ये समझ आता है ना, ये फाइंड कर सकते हो। तो y की जगह वैल्यू रख दो, फिर उसके हिसाब से आ जाएगा अगर ये वाला पार्ट है तो। लेकिन यहाँ p का क्या मतलब है, यहाँ से बॉक्स x+1 मोर देन इक्वल टू 5, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें कुछ इसमें एरर है, बाकी भी सही होगा यहाँ पे। अब क्या है 35 के कौन सा था, 35 36, सो 36 जो है क्या यहाँ कह रहा है, XY be independent normal 0 1 and defined a new random variable this। इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमें z जो बता रखा है x होगा अगर xy मोर देन 0 है, -x होगा अगर xy लेस देन 0। देखो ये इजी है, एक्चुअली क्या होता है कि x नॉर्मल 0 1 है, -x भी नॉर्मल 0 1 होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे हाफ आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आया 2022 वाले पेपर में, जहाँ सिग्नम फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है,
इनफैक्ट कुछ भी इसका 1/3 इसका 2/3 है, स्टिल z हमेशा नॉर्मल ही रहेगा। ये थ्योरम है, ये समझो कि x अगर नॉर्मल 0 1 है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो समथिंग और उसका कॉम्प्लीमेंट, उस केस में z हमेशा नॉर्मल 0 1 ही होगा। ये थ्योरम है, ठीक है ना। मतलब यहाँ कुछ और भी कंडीशन रहता है समथिंग अदरवाइज, स्टिल यहाँ x माइनस एक्स है ना, तो ये हमेशा नॉर्मल 0 1 ही बनाएगा। इसका प्रूफ भी इजीली लिख सकते हैं सीकेफ अप्रोच से, किसी भी तरीके से, क्योंकि ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में ब्रेक हो जाएगा, तो इसीलिए नॉर्मल 0 1 ही रहेगा। तो z नॉर्मल 0 1 ही रहेगा, ठीक है। अब zy कैन नॉट बी बाईवेरिएट नॉर्मल। अब ये देखते हैं क्या मतलब है। तो z और y बाईवेरिएट नॉर्मल हो सकता है क्या? तो बाईवेरिएट नॉर्मल होने का क्या मतलब है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं z डिपेंड कर रहा है x और y पे, ठीक है। तो z डिपेंड्स ऑन x y, z एंड y ऑलवेज हैव सेम साइन। तो ये चेक करना आसान है। तो यहाँ क्या मतलब है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है? ठीक है, देखो तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, या तो x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, या x नेगेटिव हो फिर y नेगेटिव हो, यही पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कब होगा, जब x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव हो जाएगा, और x जब नेगेटिव है तो y पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरीके से कुछ। तो z एंड y हैव ऑलवेज सेम साइन। देखो अगर y पॉजिटिव है तो x या तो पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। सो y अगर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव होगा या वो पॉजिटिव है। तो अगर y पॉजिटिव है x पॉजिटिव हुआ तो z की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ओके। और x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। देखो ये तुम्हें समझना है कि y अगर पॉजिटिव है तो z क्या रहेगा, तुम्हें ये सोचना है। तो अगर y पॉजिटिव है तो z क्या होगा, तो z विल बी, इसको क्या हो गया, z विल बी x माइनस एक्स। सो यहां से क्या आएगा, when y is positive z is x और माइनस एक्स। तो z x कब होगा, z x कब होगा, जब x y पॉजिटिव बता रखा है तो x पॉजिटिव होगा, एंड है ना x पॉजिटिव होगा और यहाँ x नेगेटिव होगा, देख लो। तो y अगर पॉजिटिव है, y अगर पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है तो yx पॉजिटिव तो z की वैल्यू x हो जाएगी, और y अगर पॉजिटिव है x नेगेटिव है z माइनस एक्स हो जाएगी। तो x पॉजिटिव है z भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, धीरे कह रहा है x, अच्छा y के साथ कहना चाह रहा है। तो क्या y एंड z ऑलवेज हैव सेम साइन? हाँ हाँ जी जी गेट का क्लास है जी जी। तो यहाँ से x आपका पॉजिटिव, देखो हमें बोलना है z और y का सेम साइन है क्या, ये चेक करना है। तो z y का सेम साइन है क्या, तो जब y पॉजिटिव है तो क्या सेम साइन रहेगा इसका, z हमेशा पॉजिटिव है, यस, क्योंकि x नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा ना, और x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। अब बस ये तुम्हें देखना है जेड वाई बाईवेरिएट नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता। तो एक थ्योरम है, मतलब रिजल्ट है कि x एंड y आर बाईवेरिएट नॉर्मल, ये क्या हो गया इसको, बाईवेरिएट नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ax plus by is normal for all ab belongs to r, ठीक है। सो मतलब एक्स वाई का ऑर्डर पेयर लगा लो, अरे यार एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बाईवेरिएट नॉर्मल होगा अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा नॉर्मल रहेगा, बट चेक करो ऐसा होगा। अच्छा जेड वाई की बात कर रहे हो, जेड और वाई का चेक करो। तो जेड वाई के लिए हम क्या करेंगे, जेड और वाई, तो यहाँ ए जेड प्लस बी,
टू वाई। तो इसके पीछे देखना पड़ेगा क्या स्टोरी है, क्यों बाइनरी नॉर्मल नहीं हो सकता। देखो पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, एक तो ठीक है। जेड और वाई इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है यहाँ पे। अच्छा जेड वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, सो जेड एंड वाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि जेड ना डिपेंड कर रहा है वाई पे। और ऐसा कोई जरूरी है कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो बाइवेलेंट नहीं होगा। अच्छा जेड वाई का सेम साइन है ना, तो अगर आप जेड वाई का सपोर्ट लिखेंगे तो क्या बनेगा? ज्वाइंट का सपोर्ट क्या आ जाएगा? या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, है ना। लेकिन बाइवेलेंट नॉर्मल में क्या होता है, एक दूसरे से वो है ना, मतलब ये वाई जेड का सेम साइन का क्या मतलब है कि जब जेड पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव होगा, जब जेड नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव होगा। तो ऐसा होगा, तो जब आप ज्वाइंट पीडीएफ लिख रहे होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो जाएगी कि मान लो जेड पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। आई थिंक दिस में भी लॉजिक है ना। हाँ यहाँ तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, है ना। देख मतलब जेड, ये जेड पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी, या जेड नेगेटिव है वाई पॉजिटिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी। ये चीज है, इसीलिए यहाँ पे ये फिट नहीं बैठेगा उसके पीडीएफ पे, है ना। या तुम वहां से देख लो, अगर तुम वाई जेड के बारे में सोच रहे हो तो ए जेड प्लस बी वाई क्या हमेशा नॉर्मल रहेगा? डू यू थिंक इट विल बी नॉर्मल फॉर एनी ए जेड, एनी ए बी, है ना। क्योंकि ये या तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा, या तो सपोर्ट पॉजिटिव है कब, जब दोनों पॉजिटिव है, सपोर्ट नेगेटिव है दोनों नेगेटिव है, तभी होगा। ठीक है, इसको देखता हूँ। आई थिंक है ना ये ऐसा नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे इस केस में प्रोबेबिलिटी इसकी जीरो हो रही है, बट बाइवेलेंट नॉर्मल में ऐसा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी जीरो तो नहीं होगी ना, इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि इसकी जीरो है, जेड नेगेटिव वाई पॉजिटिव जीरो है। तो ठीक है, आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया, कितने क्वेश्चन 36 डिस्कस किए। बाकी कल भी मुझे लगता है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो कल 7 to 9 में इसका जो बाकी क्वेश्चंस रह गए, आप लोग बस यही चाहूंगा एक बार दोबारा सॉल्व करके आओ। एक बार टेस्ट के दौरान आप सॉल्व करते ही हो, उसके बाद एक बार फिर से सॉल्व कर लो ताकि वो क्लियर हो जाए क्या क्या डाउट है, और वो डिस्कस करो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कल भी इसको कंटिन्यू करते हैं, मॉक टेस्ट 8 को ही कंटिन्यू करते हैं कल फुल लेंथ। बाकी आप आगे टेस्ट देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, गेट की क्लास में लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू।